ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हेलो 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 हेलो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से। हेलो 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 हेलो। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग गुंजन, गुड इवनिंग दी उदय वर्मा। हैप्पी शिवरात्रि एडवांस, हैप्पी शिवरात्रि जी। गुड इवनिंग तनुश्री, गुड इवनिंग अलाइस, रोहित, खुशबू, चांदनी, हिमांशी, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया सब एकदम? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस भगवान शिव आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। आप जल्दी जल्दी एग्जाम क्लियर करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, आपके चेहरे पे ऐसे स्माइल बनी रहे और अच्छे अच्छे नंबरों से आपके एग्जाम निकले। हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं। कैसन बा? ठीक बा सर। यार मैं शिवरात्रि पे एक्चुअली मैं होम टाउन गया था 2 दिन के लिए। तो एक तो अपनी मदर को मेरे को छोड़ने जाना था, और वहाँ पे शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है 3 दिन का। मतलब कल भी था, कल वहाँ पे भगवान शिव की बारात निकलती है, तो कल भोले की बारात थी,
आज कल परसों। तो मेरा तो मन था मैं वहां रुक जाऊं, फिर मेरे को लगा कि अगर मैं वहां रुक जाऊंगा तो क्लास गाबे कौन लेगा। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि विवेक कर्म ही पूजा है। ठीक है, वहां रह के पूजा कर या तू अपने कर्म कर, तो कर्म ही तेरी पूजा है। तो अपने कर्म करने चला जा, तेरी पूजा अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अब मेरे को ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, मेरे को बताना लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था जी। जल्दी बताओ जी, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, फटाफट से बताओ। नहीं, मैं एक्चुअली, आप टेलीग्राम ग्रुप में ना ऐड नहीं हो कई बच्चे, बट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। जो हमारा रेगुलर बैच वाला टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें मैं डाल देता हूँ। क्लास ऑफ का मैंने बता दिया था। फटाफट से बताओ मेरे को यार, जल्दी बताओ। क्वेश्चन कराओ लास्ट क्लास वाला, आंसर मैच करना है। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, मेरे को तो याद भी नहीं है। मोटर कार वाला बाकी है और आपको मोटर कार वाला बताना है। अच्छा, सैलरी का मोटर कार हमारा बचा हुआ है अभी। कैपिटल गेन होमवर्क में दिया था क्वेश्चन मैंने, ओ भाई साहब। बताना फिर मुझे कौन सा क्वेश्चन दिया था, मेरे को तो याद भी नहीं है यार। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक बार देखना पड़ेगा। मेरे को एक बार भेज दो फटाफट से। एक बार मेरे को कोई बच्चा क्वेश्चन भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे, फटाफट से भेज दो। ये आपने भेजा है क्या अभी क्वेश्चन है? ये तो किसी की शादी का कार्ड आ गया। भेज दो फटाफट से, भेज दो मेरे को। अरे भेज दो नालायक को जल्दी होमवर्क। आ गया, चलो ठीक है। तो पहले एक बार ऐसा करते हैं, पहले ना मोटर कार वाला कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले एक बार मोटर कार वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार फटाफट से ना मोटर कार वाला कर लेते हैं, और देन फिर इसको हम होमवर्क को देख लेंगे जी। ठीक है, एक बार आप फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार ऐसा करते हैं, मोटर कार के अंदर याद करो, आपको ना मैंने क्लास में 4 पॉइंट्स बनाए थे। अब अगर किसी को मोटर कार में दिक्कत आ रही है, सिर्फ 10 से 15 मिनट सुन लेना, आपको मोटर कार में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, मोटर कार में 4 केस आपके दिमाग में होने चाहिए। वो 4 केस कौन कौन से हैं, पहले वो बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहला केस यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक तो यहाँ पे कार ओन्ड बाय, भाई गाड़ी किसकी है। एक्सपेंडिचर मेट बाय, खर्चा कौन करेगा। फिर यहाँ पे 3 केस यहाँ पे और निकल के आएंगे। या तो वो गाड़ी 100% ऑफिस में यूज होगी, ठीक है जी, या वो गाड़ी आपकी 100% पर्सनल यूज होगी, या वो गाड़ी पार्शली पर्सनल और पार्शली बिजनेस। ठीक है जी, पार्शली बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस। ये आपके केस निकल के आ रहे हैं। पहली बात तो इन केस को समझ लो जी। ठीक है जी, ये केस आपके निकल के आ रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार यहाँ पे चेक करो जी, अब एक बार यहाँ पे चेक करो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब सबसे पहला केस ये निकल के आता है कि अगर मान लो गाड़ी जो है, अगर मान लो गाड़ी जो है, गाड़ी एम्प्लॉय की है और उस पर होने वाला खर्चा भी एम्प्लॉय का है। भाई गाड़ी भी एम्प्लॉय की और खर्चा भी एम्प्लॉय का। अगर गाड़ी भी एम्प्लॉय की और खर्चा भी एम्प्लॉय का, अगर दोनों चीजें एम्प्लॉय की हैं, तो कहीं पर भी गाड़ी यूज कर लो, उस केस में टैक्सेबल तो नहीं लाएगा जी। भाई सिंपल सी बात है, परक्यूसिट में टैक्सेबल कब होगा, अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा। अब यहाँ फायदा तो कुछ है नहीं, गाड़ी मेरी, खर्चा मेरा, गवर्नमेंट का, कहीं पर भी यूज करो, तुम्हारे हाथ में कोई फायदा नहीं है, टैक्सेबल होगा नील। अगला फिर यहाँ पे क्या केस क्या निकल के आ रहा है।
हाँ जी, अगला फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि गाड़ी मान लो एम्प्लॉय की है और खर्चा जो है मान लो वो एम्प्लॉयर का है। अब अगर गाड़ी मान लो एम्प्लॉय की है और खर्चा मान लो एम्प्लॉयर का, उसके इसमें क्या करेंगे, गाड़ी एम्प्लॉय, खर्चा एम्प्लॉयर का। पहली बात 100% ऑफिस में यूज करोगे फिर तो टैक्सेबल नहीं लाएगा, क्योंकि ऑफिस में यूज करोगे बेनिफिट तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। तो अगर बेनिफिट मुझे कुछ मिला ही नहीं पर उसे टैक्सेबल भी नहीं होगा, तो 100% ऑफिस में यूज टैक्सेबल आ गया नील। फिर अगर गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का है, तो उसने मुझे क्या दिया, खर्चा। अगर मैं सारा का सारा पर्सनल यूज कर रहा हूं तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किए होंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब जितने भी खर्चे एम्प्लॉयर ने किए होंगे ना, जितने भी खर्चे एम्प्लॉयर ने किए होंगे वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, अगर वो 100% गाड़ी पर्सनल यूज हो रही है। और अगर वो गाड़ी दोनों जगह पर यूज हो रही है, तो एक बात मेरे को बताओ, क्या ये सारा खर्चा टैक्सेबल होना चाहिए? आंसर इज नो। अब ये सारा खर्चा टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। अब इसमें से ऑफिस वाला खर्चा माइनस होना चाहिए, बैलेंस टैक्सेबल होना चाहिए। अब इसमें से ऑफिस वाला कितना मानेंगे और बैलेंस कितना मानेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस कर देंगे कितना, छोटी गाड़ी। अगर गाड़ी छोटी है 1.6 लीटर सीसी की है तो 1800 रुपये पर मंथ यहां से माइनस कर दो। फिर अगर वो गाड़ी बड़ी गाड़ी है, मान लो 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से ऊपर की है, तो 2400 पर मंथ यहां से माइनस कर दो। और अगर साथ में ड्राइवर भी है तो 900 रुपये पर मंथ ये माइनस कर दो। फिर बैलेंस जो निकल कर आएगा ना वो हम टैक्सेबल कर देंगे। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्चुअल खर्चा किया, अगर पर्सनल यूज है तो गवर्नमेंट ने कहा अगर दोनों जगह पर हुआ तो एक्चुअल खर्चे में से ऑफिस वाला हटा दो। अब ऑफिस वाला कितना, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900। ये माइनस करने के बाद जो होगा वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। फिर यहाँ पर ना मैंने एक पॉइंट और कहा था, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उस एम्प्लॉय को लगता है कि भाई साहब जो एक्चुअल खर्चा हुआ है ना, एक्चुअल खर्चा मेरा ऑफिस में ज्यादा हुआ है। भाई एक्चुअल खर्चा मेरा इतना नहीं हुआ, मान लो 1800 पर मंथ, मान लो छोटी गाड़ी है और मुझे लग रहा है कि एक्चुअल खर्चा जो है वो 3000 रुपये पर मंथ हुआ है और माइनस गवर्नमेंट कितना करवा रही है, 1800। अब फॉर एग्जांपल मेरा टोटल खर्चा हुआ 5000 रुपये पर मंथ, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई छोटी गाड़ी का 1800 माइनस कर दे। मैंने कहा सर 1800 तो कम है, जो खर्चा हुआ है ना अप्रोक्सीमेट 3000 हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पर ये बात कहते हैं कि अगर तुम प्रूफ कर दोगे, अगर तुम सेटिस्फाइड कर दोगे ना, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर मैंने क्लास में लिखवाया भी था कि अगर आपका इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट, अगर एक्चुअल खर्चा आपका इस लिमिट से ज्यादा है तो एक्चुअल खर्चा माइनस हम कर देंगे, प्रोवाइडेड आपने डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया। अगर तुम डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड कर दोगे तो एक्चुअल माइनस कर देंगे, नहीं तो जो लिमिट है फिर वो लिमिट वाला ही माइनस करेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, ध्यान रखना इसके अंदर गाड़ी एम्प्लॉय की है और खर्चा जो है वो एम्प्लॉय का है। अब अगर आप ध्यान दिया इन दोनों केस में गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की है। अगले वाला केस देखना, अगले वाले केस में क्या आ रहा है जी, अगले वाले केस में अब यहाँ पे गाड़ी जो निकल के आ रही है वो गाड़ी आ रही है एम्प्लॉयर की। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगले वाले केस में गाड़ी किसकी है जी, एम्प्लॉयर की है। अब यहाँ पे चेक करना, गाड़ी है एम्प्लॉयर की। अच्छा अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, बहुत ध्यान सुना जी, अब यहाँ पे किसकी है जी, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की है, और खर्चा किसका है, एम्प्लॉय का है। अब अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय का है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय का है, तो अगर 100% ऑफिस में यूज हो रहा है तो टैक्सेबल तो भाई साहब नीली आएगा, उस केस में टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। बट अगर गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज हो रही है, तो पर्सनल यूज वाले केस में क्या था, खर्चा तो मेरा ही है, मुझे क्या मिली है, गाड़ी। तो गाड़ी अगर मुझे मिली है तो मेरी टूट फूट बच गई, मेरा डेप्रीसिएशन बच गया, तो जो भी डेप्रीसिएशन होगा मेरे हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब कितना मानेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा था एक्चुअल कॉस्ट का 10% जो होगा जी, एक्चुअल कॉस्ट का 10% जो होगा वो हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% पर एनम जो होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, ये किसका टैक्सेबल करेंगे, गाड़ी का। और अगर मान लो दोनों जगह पर यूज हो रहा है, मान लो घर में भी यूज हो रही है, ऑफिस के अंदर भी हो रही है, तो अगर वो गाड़ी तुम्हारी छोटी गाड़ी है तो 600 रुपये पर मंथ टैक्सेबल। अगर वो गाड़ी बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल। और अगर साथ में ड्राइवर भी है तो 900 रुपये पर मंथ इसका भी टैक्सेबल कर देंगे। देन ये वैल्यू जो होगी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आएगी, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, ठीक है जी, सिंपल सी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय का है, और यहाँ तो टैक्सेबल नहीं होगा, गाड़ी का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट करेंगे। और अगर दोनों जगह पर होगी तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, ड्राइवर का 900 रुपये, ये हम टैक्सेबल करेंगे, माइनस नहीं करना, ये टैक्सेबल है।
ये आपको टैक्सेबल वैल्यू ही बताई गई है, ध्यान रखना, ये आपको टैक्सेबल वैल्यू ही बताई गई है, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद जी चौथा केस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, चौथा केस सबसे मेन है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर का है। अब अगर गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, उस केस में अगर ऑफिस में यूज हो रहा है फिर तो नीली करेंगे। बट अगर पर्सनल यूज हो रहा है तो भाई साहब गाड़ी का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ये टैक्सेबल कर देंगे, और खर्चे का क्या करेंगे, जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा वो हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है जी। और अगर मान लो यूज हो रही है दोनों जगह पर, अगर यूज हो रही है दोनों जगह पर, तो छोटी गाड़ी का यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे 1800 पर मंथ, और 1.6 लीटर से ऊपर बड़ी गाड़ी का टैक्सेबल कर देंगे 2400 पर मंथ, और अगर साथ में ड्राइवर भी है तो 900 रुपये पर मंथ उसका भी हम टैक्सेबल कर देंगे। ये वैल्यू जो है ये आपकी टैक्सेबल निकल के आ जाएगी। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉयर का है, टैक्सेबल करेंगे नील, टैक्सेबल कितना करेंगे, नील करेंगे। और यहाँ पे गाड़ी का 10% एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल खर्चे का एक्चुअल खर्चा, ये दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। और अगर मान लो छोटी गाड़ी है 1800, बड़ी गाड़ी है 2400, और अगर साथ में ड्राइवर भी है तो 900 रुपये पर मंथ जो होगा इसका हम टैक्सेबल कर देंगे। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। तो ये 4 पॉइंट बस आपके निकल के आ रहे हैं, इन चारों में से आपको चेक करना है कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। और एक पॉइंट और देना, एक पॉइंट यहाँ पे और पॉइंट था कि जो आपका पार्ट ऑफ मंथ है, जो आपका पार्ट ऑफ मंथ होता है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। पार्ट ऑफ मंथ को हमें यहाँ पे लेके नहीं चलना। मतलब फॉर एग्जांपल 10 महीने 15 दिन है तो हम 10 महीने की कैलकुलेशन करेंगे, 10 महीने 20 दिन है तो कैलकुलेशन करेंगे 10 महीने की। पार्ट ऑफ मंथ जो होगा उसको हमें इग्नोर करना है, जितने कंप्लीट मंथ होंगे उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है, बस ये पर ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया मोटर कार वाला। अब मेरे को इनमें चारों में से कोई भी डाउट एक बार पहले फटाफट से मेरे को रिकॉल करा दो, क्या क्या निकल के आ रहा है। 4 केस हैं, गाड़ी एम्प्लॉय, खर्चा एम्प्लॉय, नील नील नील, क्योंकि सारा कुछ मेरा है। गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा मेरे बाबूजी का है तो खर्चा उन्होंने किया, ऑफिस में करेंगे तो नील, पर्सनल करेंगे तो खर्चा टैक्सेबल कर देंगे। और अगर यूज दोनों का पर होगा तो खर्चे में से ऑफिस वाला हटा देंगे। ऑफिस वाला कितना, छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, और अगर साथ में ड्राइवर भी है उसका 900 रुपये माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा टैक्सेबल। ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड कर दो, एक्चुअल खर्चा माइनस कर देंगे जितना भी तुमने एक्चुअल में किया होगा ऑफिस वाला। फिर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, अगर मान लो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, अगर मान लो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा जो है वो एम्प्लॉय का है। अब अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का, उस केस में क्या करेंगे, गाड़ी का 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टैक्सेबल कर देंगे अगर पर्सनल यूज है। और अगर यूज दोनों का पर होगा तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, ड्राइवर का 900 रुपये, ये हम कर देंगे टैक्सेबल अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का है। अगर गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, उस केस में फिर आपका 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कर देंगे, प्लस में खर्चा का खर्चा टैक्सेबल कर देंगे। और अगर यूज दोनों का पर होगी तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900 पर मंथ टैक्सेबल करके ये आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी। पार्ट ऑफ मंथ हम इग्नोर करेंगे। ये सारी बात आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। डन जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। इसको हम क्या लॉक कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया, ये आपके मोटर कार वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। अब एक बार फटाफट से आओ जी, आपने कलाकारी क्या की है एक बार मेरे को होम अपना आंसर एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, क्या कलाकारी है आपके। यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा था, टैक्सेबल सैलरी एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी इफ शिफ्टिंग आउट 115 BAC। ठीक है, बताओ भाई क्या निकाला आपने, आंसर निकालो आंसर। तो जो आप आईडीटी कराओगे नवंबर 24 के देख सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आईडीटी करूंगा नहीं आदित्य, फर्स्ट टाइम वालों को कुछ समझ नहीं आएगा उसके अंदर यार, वो रिवीजन क्लास है बच्चे। मेरे को बताओ क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है जो मैंने घर से होमवर्क दिया था आपको। होमवर्क बताओ, होमवर्क में क्या आंसर निकल के आ रहा है। पहले तो 9 लाख पर मंथ है। पहले मुझे आप बताओ कितनी टैक्सेबल सैलरी आ रही है, बताना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका आंसर, टैक्सेबल सैलरी और फाइनल टैक्स, बताना कितना निकाला आपने। ये गुंजन आंसर क्या निकाला आपने, टैक्सेबल सैलरी है क्या है, 1,20,57,180, 1,29,520 टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 44222220।
टैक्सेबल सैलरी आ रही है 1,29,51,370 रुपये। ओका। रोशनी का भी सेम आंसर आ रहा है जी। चलो और बताओ जी, इसके अलावा कोई आंसर जी, इसके अलावा कोई आंसर आ रहा हो जल्दी बताओ फटाफट से जी। वंशिका समझ में नहीं आएगा अभी, ये सैलरी का लास्ट पॉइंट चल रहा है नालायक, तुम्हारा भी सैलरी स्टार्ट हुआ है। वीकेजे का भी सेम है। एक्सएफ 43,68,880। चलो इधर देखो ध्यान से, पता नहीं आपने क्या कलाकारी की है, मेरी समझ से तो परे है। यहाँ पे एक बार चेक करना आपका 9 लाख पर मंथ है ना, 9 लाख मल्टीप्लाई 12, तो पहली बात तो ये हो गया 1,08,00,000 रुपए, ये आ गया ना, 1,08,00,000 आ गया। उसके बाद डीए जो निकल के आ रहा है, डीए आ रहा है 10%, इसका 10% डीए है, तो 10,80,000 रुपये डीए है। उसके बाद कमीशन 1,20,000 रुपये कमीशन है। बोनस, बोनस आपका है 12,000। उसके बाद फिर आपका निकल के आ रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस में आपका आ रहा है 480 है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा ना, 480 मिले 500 खर्चा किया, तो लेस वाला एग्जम्प्ट है। लेस वाला कितना है, 480, जो मिला वो सारा एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल आएगा ही नहीं। आउट स्टेशन कितना मिल रहा है, 4,000, तो 4,000 का 70%, 2,800 और 10,000, 2,800, तो 4,000 में से माइनस करके मल्टीप्लाई 12, 14,400 रुपये आ गया। फिर आपका आ रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फुली टैक्सेबल होता है, 1,200 है ना, 1,200 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया 14,400, ये भी आ गया। उसके बाद फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बेसिक में ऐड है। एम्प्लॉयर वाला भी देख लेते हैं कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 500 और 1,500 रुपये मिला एम्प्लॉयर से, तो 1,500 रुपये ऐड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेचुटी ड्यूरिंग जॉब मिली है, टैक्सेबल कर दी 30,000। लीव सैलरी 25,000, ये ड्यूरिंग जॉब मिली है। बस एक पॉइंट अब हमारा रह गया, एक पॉइंट रह गया एम्प्लॉयर और उसका इंटरेस्ट रह गया, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट रह गया। अब एक बार एम्प्लॉयर वाले ने कितना कंट्रीब्यूशन किया जी, एम्प्लॉयर वाले ने आपका कंट्रीब्यूशन किया यहाँ पे 14% बेसिक सैलरी का, तो 14% बेसिक सैलरी का, तो मतलब कंट्रीब्यूशन किया कितना है जी, अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे 1,08,00,000, 1,08,00,000 का 14% अगर मैं निकालता हूँ तो 15,12,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और अलाउड कितना है, 12% ऑफ सैलरी। अब 12% किसका जी, बेसिक तो यही आएगा, और डीए उठे वाला कितना है 50%, तो 5,40,000 मेरे ख्याल से डीए आ गया। कमीशन फिक्स वाली है वो लेनी नहीं है, तो 1,08,00,000 प्लस में 5,40, इसका 12%, 1,13,40,000, इसका 12% अलाउड है, तो ये आएगा 13,60,800, इतना अलाउड है, माइनस में 15,12,000, तो ये भाई साहब आपका बन गया 1,51,200 रुपये। एक तो ये 12% से ऊपर हो गया टैक्सेबल, एक तो ये हो गया। उसके बाद ये 13,60,800 है, तो इसके 12% के भी दो टुकड़े होंगे। अब यहाँ पे 13,60,800 माइनस में 7,50,000, तो 6,10,800 और ये 7,50, तो ये 6,10,800 प्लस में की क्या बन 200, ये आ गया 7,62,000, तो 7,62,000 रुपये आपका ये पॉइंट टैक्सेबल निकल के आ गया जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया 7,62,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट की, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। अब पहले तो 11% है, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूशन किया,
एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया वही 15,12,000, एम्प्लॉय का भी सेम है ना, 15,12,000 पे उसने कंट्रीब्यूशन किया, तो 15,12,000 पे कंट्रीब्यूशन किया। इसके पहले तो आप ये दिखा लो 9.5% से ऊपर कितने हैं, तो 9.5% से ऊपर है 1.5%, तो 15,12,000 का 1.5%, तो 2,26,830 रुपये ये टैक्सेबल हो गया। फिर यहाँ पे 15,12,000, ठीक है जी, 15 लाख, यहाँ पे कितना आ गया 12,000, माइनस में 2.5 लाख माइनस कर दो, इसका 9.5% ये टैक्सेबल कर दो, तो ये आ गया 119890। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कैसे, ये आपका 9.5% से ऊपर कितना है 1.5%, वो टैक्सेबल हो गया। फिर मैंने कहा था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट है, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उसका भी 9.5% टैक्सेबल होगा। तो 2.5 लाख से ऊपर कितना निकल के आ रहा है, अगर 15,12,000 में से 2.5 लाख हटाऊं, यार है 12,62,000, इसका 9.5%। ये निकल के आ गया इतना। अब अगर मैं इनको जोड़ दूंगा 226,830, 3,40,720, 3,40,720 रुपये इंटरेस्ट आ गया जी, इनको जोड़ने के बाद। ठीक है, अब एक बार चेक करो ग्रोस सैलरी कितनी आएगी जी, अब एक बार चेक करो ग्रोस सैलरी कितनी आ रही है जी। अब ग्रोस सैलरी 1,08,00,000, 10,80,000, 1,20,000, 12,000 बोनस, 14,400, फिर 14,400, 7,62,000 और 3,40,720 रुपये, और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है जी 1,500 प्रोफेशनल टैक्स, 30,000 ग्रेचुटी, 25,000 पे लीव सैलरी। तो ये कितना आ रहा है जी 1,32,06,020, ये आपकी ग्रोस सैलरी आ रही है जी। ठीक है जी सर, 22,680 आएगा, 22,680 कहाँ पे आएगा भाई, 22,680 कहाँ आएगा, 15,12,000 का 1.5%, अच्छा सॉरी 22,680 आ रहा है, ओके 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 ओके, 22,680 आएगा यहाँ पे, हाँ, प्लस में 119,890, तो ये आएगा 142,570, फिर यहाँ पे आएगा 142,570, ये आएगा ना। फिर 15,12,000 का 1.5% दोबारा से देख लेता हूँ, 22,680, और 12,62,000 जो 2.5 लाख से ऊपर है उसका 9.5% भी टैक्सेबल है, तो ये आपका हो गया 22,680, 142,570, ठीक है जी, ये निकल के आ रहा है। अब एक बार दोबारा करना पड़ेगा फिर, 1,08,00,000 प्लस में 10,80,000, एक 1,20,000, 12,000, फिर 14,400, फिर 14,400, फिर 7,62,000, फिर यहाँ पे आपका आ रहा है 142,570, फिर 1,500 प्रोफेशनल टैक्स, 30,000 ग्रेचुटी, 25,000 पे लीव सैलरी, तो ये आ रहा है आपका टोटल मिला के यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है जी 1,300,018,70, ये आ रहा है ना, है प्रोफेशनल टैक्स 150 था, 1,500 था, 1,500 था, ये आएगा, एक बार चेक करना टोटल यार है, माइनस में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, और पेड बाय एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स 1,000 है, तो 51,000 इसमें से माइनस कर दोगे बस, तो ये आएगा 129,508,70, ये आएगा 129,508,70 जी। 1.5 लाख क्या, अरे 9.5% से ऊपर 1.5% नहीं आएगा रोहित, 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, 9.5 के बाद कितने हैं 1.5%, तो 1.5% टैक्सेबल करोगे पहले सारा, ठीक है, फिर 9.5% तक भी टैक्सेबल होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है, तो इतना 2.5 लाख से ऊपर है उसका 9.5% भी टैक्सेबल किया मैंने। पेड 500 है क्या, पेड यार इसने तो 1,000 रुपये लिख रखा है, पेड 500, अच्छा पेड 500 है, ठीक है,
तो इसमें से 500 माइनस कर देते हैं, तो इसमें 500 जोड़ दो बस, फिर 1295137 आ गया यहाँ पे। फिर आंसर बन गया 1295137 ये आ गया जी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सौरभ क्यों आएगा? ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड है, ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड है वो, तो उसको दोबारा से ऐड क्यों करोगे? ठीक है जी। और रोहित मुझसे पूछ रहा है, सर पूजा पूछ रही है आउट स्टेशन। अरे मेरे नालायक बच्चे, आउट स्टेशन कितना मिला है? 4000 पर मंथ मिला है, उसका 70% कितना आ गया? 2800। 2800 और 10,000 लेस क्या बन गया? 2800। ये एग्जम्प्ट है। 4000 में से माइनस करोगे कितना आ गया? 1200 मल्टीप्लाई 12, 14,400 टैक्सेबल हो गया। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। अब इस पे निकालना है टैक्स, अब इस पे निकालना है टैक्स, अब इस पे टैक्स निकालना है ना, अब इस पे टैक्स निकालना है। मैंने एज वेज के बारे में कुछ तो बताया तो था ना, एज वेज के बारे में नहीं, तो मतलब हम लेस देन 60 मानेंगे। अब लेस देन 60 मानेंगे तो इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर कितनी है? 1195137, उसका 30% प्लस में 1,12,500। तो इसका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 3,6,9,7,911। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कैसे निकाला जी मैंने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कैसे निकाला डिडक्शन। अच्छा 80 की डिडक्शन भी तो 1.5 लाख माइनस होंगी, मतलब कुछ तो अच्छे बच्चे हैं जो मेरे को रोक रहे हैं, नहीं तो भाई साहब सब बच्चे कह रहे हैं पेल दो सर, कुछ भी पेल दो। 80 की 1.5 लाख की डिडक्शन 1.5 लाख माइनस कर देंगे। अब इसमें से 1.5 लाख की 80 की डिडक्शन माइनस करने के बाद 12951,370 51,370 माइनस में 1.5 लाख, ये आएगा 128,013,70 ये आ गया जी। इतना ही आएगा ना? हाँ इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से 10 लाख माइनस कर दो, अब 10 लाख माइनस कर दूंगा, उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो ये बनेगा, इस पे टैक्स निकल के आ रहा है 36,52,911 ये निकल के आ रहा है जी। ठीक है, इसमें भी सरचार्ज भी एप्लीकेबल करेंगे। इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% सरचार्ज भी लगेगा, इसका 15%, तो 36,52,911 का 15% सरचार्ज एप्लीकेबल करोगे तो 55,47,936.65। इसमें एमआर नहीं निकलेगा क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है, आप चेक करोगे एमआर इसमें कैलकुलेट नहीं होगा जी। ठीक है जी, अब इसको 36,52,911 से आएगा 42,008,407.65 प्लस में 4% सेस जोड़ दोगे, तो 4% सेस जोड़ दूंगा तो आंसर जो आएगा 43,68,881.55, तो राउंड ऑफ करके आएगा 43,68,880 ये आंसर आ रहा है जी, जिसका सही है बहुत जबरदस्त, और जिसका सही नहीं है वो चेक करो कहाँ कहाँ गलती हुई है आपसे। बताओ जी फटाफट से बताओ। किस किस का सही है जी? किस किस का सही है? और मेरे अकॉर्डिंग किसी का भी नहीं है शायद, मेरे कोडिंग जो है वो किसी का भी सही नहीं है, एक बच्चे का भी सही नहीं है। तो इसी के साथ बस एक ही बच्चे का सही है जो मुझे लग रहा है मेरा है, बाकी सब बच्चे नालायक हैं। डन। लोग कर दूं? अरे खुशबू का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। खुशबू का सही है, चलो शुक्र है, खुशबू का सही है जी। रोहित का भी सही है। रोहित का सही कैसे है भाई? रोहित सच्ची सच्ची बोलो यार, सही है या नहीं? किसका भी नहीं है नालायक? कहाँ है, कहाँ निकाला तुमने? आंसर निकला है नहीं, टैक्स कह रहे मेरा सही है नालायक। किसी का भी सही नहीं है, सिर्फ मेरा सही है। और खुशबू कह रही है मेरा सही है, मुझे खुशबू पे विश्वास नहीं है। खुशबू ने आंसर मुझे बताया ही नहीं, टैक्स निकाल के कहाँ बताया खुशबू ने?
80C की डिडक्शन मैंने पूरा इसलिए माइनस किया है क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर आरपीएफ के अंदर होगा तो 80C मिलेगा ना 1.5 लाख का। हर केस में नहीं माइनस करनी, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो यहां पर मैंने माइनस कर दी है। नहीं 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 नहीं, नालायक बच्चा कह रहा है 80C हर केस के अंदर माइनस करनी है क्या? ऐसे थोड़ा माइनस करनी है, वो तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में किया हुआ है तभी माइनस कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। चलो जी, इसको मैं लॉक करने जा रहा हूं जी। अब इसको पैक कर देते हैं जी, अब इसको पैक कर देते हैं। अब आ जाओ फटाफट से अगले पॉइंट पे आ जाओ जी। अब इसको पैक करते हैं। अब मैं आ रहा हूं अगले पॉइंट के ऊपर। जो अगला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन। आओ जी फटाफट से आओ जी, आओ जी फटाफट से आ जाओ। अब देखो कैपिटल गेन के जो मेन मेन प्रोविजन है ना, मैं उस पर टाइम लगाऊंगा। सारे प्रोविजन पे कैपिटल गेन के टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेन हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो मेन मेन प्रोविजन है उसके कैपिटल गेन पे मैं टाइम लगा दूंगा और जहां पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो सिर्फ ज्यादा नहीं आई, अमेंडमेंट तो एक दो हैं, ठीक है जी। मेन मेन प्रोविजन कौन कौन से हैं कैपिटल गेन के, उसको मैं एक बार अच्छे से आपको रिकॉल करवा दूंगा कि क्या क्या था जी, ठीक है जी। इधर सुनो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट करते हैं जी। अब कैपिटल गेन के मेन मेन सेक्शन कौन से हैं पहले वो बता रहा हूँ। एक तो सेक्शन नंबर 45(1) चार्जिंग सेक्शन, वो तो इंपॉर्टेंट ही है। 214 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 48 कंप्यूटेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके कुछ सेक्शन है 45(5) है कंपलसरी एक्विजिशन वाला। उसके बाद फिर आपका है सेक्शन नंबर 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक सेक्शन है 50C, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। फिर एक सेक्शन 50B स्लम सेल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 50CA, ये आपका है अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स वाला। और एक सेक्शन है 50D, अगर मान लो सेल कंसिडरेशन नहीं पता लग पा रहा, वो वाला। और एक 112A 111A, 112A और 111A, ठीक है। और एक सेक्शन 54 की सीरीज में 54 EC, 54 एंड 54 EC, ठीक है जी। और एक सेक्शन है 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला। तो ये आपके मेन मेन प्रोविजन है कैपिटल गेन में, ये आपके मेन मेन प्रोविजन है। ठीक है जी, ये आपके मेन मेन प्रोविजन है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई होगा तो एक बार हम देख लेंगे, बट ये प्रोविजन जो है वो हमें अच्छे से करने हैं, बस ये बात ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, जिसके बाद पीजीपी करेंगे, इसके बाद पीजीपी करेंगे, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात जो आ रही है सेक्शन नंबर 45(1) जो है दैट इज अवर चार्जिंग सेक्शन, दैट इज अवर चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन जो 45(1) के वो तो बिल्कुल सिंपल है। वो ये बात कहता है कि अगर इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करनी है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, तभी इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी। अब पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? पहली कंडीशन तो इनकम होनी चाहिए, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो। अगर इनकम होगी ट्रांसफर से, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होगा, तो उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो याद करो 45(1) में क्या लिखा था? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, ऑफ कैपिटल एसेट, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब अगर कोई इनकम है, इनकम ट्रांसफर से या ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। पैसा कब आएगा मैटर नहीं करता, जहां ट्रांसफर किया होगा उस साल में कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भाई ट्रांसफर का मतलब क्या है और कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। तो ट्रांसफर किसे कहते हैं वो डिफाइन है सेक्शन 247 में, और कैपिटल एसेट किसे कहते हैं वो डिफाइन है सेक्शन 214 के अंदर। अब सेक्शन 247 में डिफाइन है ट्रांसफर, 214 में कैपिटल एसेट। पहली बात करते हैं कैपिटल एसेट। अब इन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ सारांश में, बट आपको बता रहा हूँ कैपिटल एसेट में आपने क्या क्या किया था। याद करो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जो हमने सेक्शन नंबर 214 में की थी, उसके 3 क्लोज यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला क्लोज तो यहाँ पे निकल के आता है क्लोज नंबर ए, फिर क्लोज नंबर बी और फिर क्लोज नंबर सी। अब क्लोज नंबर ए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? क्लोज नंबर ए ये निकल के आ रहा है कि अगर आपके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी है, उसमें लिखा था एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एनएसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन इज ए कैपिटल एसेट, कि आपके हाथ में कुछ भी है वो हर प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एसेट मान लेंगे, कुछ प्रॉपर्टी को छोड़कर। किसको बाहर निकाल देंगे जी? पहला स्टॉक इन ट्रेड बाहर निकाल देंगे,
दूसरा आपके पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। इनमें से अगर कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है बट वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो ये सारे के सारे जो होंगे वो कैपिटल एसेट वाली डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। बुलियन हो गया, फिर आपका वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूट, मान लो क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइंस हो गया, वो भी आपके कैपिटल एसेट वाली डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड। याद करो मैंने कहा था रूरल, अगर एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इट इज ए कैपिटल एसेट। अब अर्बन एरिया में किसको मानेंगे, रूरल एरिया में किसको मानेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है कहाँ पे। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड एक म्युनिसिपैलिटी है, उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है, मतलब कोई एग्रीकल्चर लैंड एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है, जिस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 या उससे ज्यादा की है, एक एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है, उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर की है, तो ये एग्रीकल्चर लैंड इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट वाली डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो वो एग्रीकल्चर लैंड ना इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल नहीं करती, मान लो इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है बट इसके विद इन 2 किलोमीटर में आ रही है, इसके विद इन 6 किलोमीटर में आ रही है, विद इन 8 किलोमीटर में आ रही है, तो वो कैपिटल एसेट बन जाएगी सब्जेक्ट टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहते हैं विद इन 2 किलोमीटर के लिए पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर हो, 1 लाख तक हो, विद इन 6 के लिए 1 लाख से ऊपर हो, 10 लाख तक हो, विद इन 8 के लिए 10 लाख से ऊपर हो, और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में होगी तो नॉट ए कैपिटल एसेट, बस ये पर ध्यान दो। तो जो जो यहाँ कैपिटल एसेट बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, और जो जो नहीं बन रही उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट सिचुएटेड इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया वाली एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट में कवर नहीं होगी, अर्बन वाली कवर हो जाएगी। अर्बन वाली किसको बोलेंगे वो आपके सामने यहाँ पर मैंने बता दिया। फिर अगला पॉइंट, फिर यहाँ पे क्या निकल गया था, अगला पॉइंट था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। जो आपके गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो अगर मान लो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इट इज ऑल्सो ए कैपिटल एसेट, उसकी ट्रांसफर, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, उसकी ट्रांसफर पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भैया स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा पर्सनल इफेक्ट दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, वो नहीं है, बट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट, इनको छोड़कर। फिर अगला एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया वाली नॉट ए कैपिटल एसेट, अर्बन एरिया वाली इट इज ए कैपिटल एसेट। फिर अगला गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, ये क्लोज नंबर ए आपका निकल के आ रहा है। देन फिर क्लोज नंबर बी में क्या निकल के आ रहा है जी, क्लोज नंबर बी कहना चाह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, सर ऐसा पॉपुलेशन वाला आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते जी। देखो पेपर में क्या आ सकता है उसका हम कुछ एस्टिमेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल एग्जाम अनएक्सपेक्टेड जा रहे हैं, हमें सारा पढ़ के जाना है। ठीक है जी, ओपन डिस्क्लेमर है कि आप कोई सिलेक्टिव बेस यूज करके नहीं जा सकते, जब उन्होंने दिया हुआ है मॉड्यूल में तो हमें पढ़ना है, बस बात खत्म जी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट क्या था, हाँ अगला पॉइंट निकल के आ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कि FIIs जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में कोई भी सिक्योरिटी होगी ना, उस सिक्योरिटी को ऑलवेज हम कैपिटल एसेट मानेंगे और कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट करेंगे। ये पॉइंट हमने वहां पर किया था, तो वहां पर मैंने कहा था एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे और हमेशा कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी करेंगे। सेकंड पॉइंट ये था। फिर सी पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सी पॉइंट निकल के आ रहा है, याद करो यूलिप का। अब यूलिप वाले के अंदर भी ना सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, याद है जो हमने LIC वाला भी सेम ट्रीटमेंट की है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो यूलिप वाले केस में भी सेम है, या तो यहाँ सेम अमेंडमेंट यहाँ पर भी आई है, या तो आपने यूलिप लिया 1 फरवरी 21 से पहले या 1 फरवरी 21 के बाद लिया। अगर 1 फरवरी 21 से पहले लिया तो वही प्रीमियम अगर यहाँ तक है, यस सॉरी, अगर प्रीमियम यहाँ इससे एक्सीड कर रहा है, नहीं मतलब यहीं तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर इससे ऊपर है तो वो टैक्सेबल है अदर सोर्स के अंदर। फिर अगर आपने यूलिप लिया 1 Feb 2021 के बाद, वही अगर प्रीमियम आपका 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक है, ठीक है, और वही 10% तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर उससे ऊपर है तो फिर टैक्सेबल है। अगर प्रीमियम तुम्हारा 2.5 लाख से ऊपर है, सिंगल यूलिप या मल्टीपल यूलिप है, अगर सिंगल यूलिप है
तो वही सिंगल यूली विल बी टैक्सेबल कैपिटल एसेट, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे और कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। और सेक्शन नंबर 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से वो टैक्सेबिलिटी होगी, बस ये पर ध्यान दो। और अगर मान लो मल्टीपल यूली पे है तो एग्रीगेट वैल्यू चेक करेंगे कि अगर एग्रीगेट 2.5 लाख से ऊपर बन रहा है तो उस केस में कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी कब होगी, अगर तुम्हारा प्रीमियम जो पे कर रहे हो वो 2.5 लाख से ऊपर का है। अगर वो 2.5 लाख तक है उसका ट्रीटमेंट या तो अदर सोर्स में होगा या वो एग्जम्प्ट होगा, कैपिटल गेन में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। सिल्वर यूटेंसिल्स तो मैंने क्लास के अंदर पहले भी कहा था, सिल्वर यूटेंसिल्स जो होते हैं वो कैपिटल एसेट वाली डेफिनेशन में कवर नहीं होते जी, उसको पर्सनल इफेक्ट मानते हैं, उस केस में कोई भी कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं होगी जी। ठीक है जी, यस यस यस। कैपिटल गेन में सिर्फ तब आएगा अगर प्रीमियम आपका 2.5 लाख से ऊपर है, अगर प्रीमियम 2.5 लाख तक है तो ये ट्रीटमेंट होगा जी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी सिर्फ तब करनी है अगर प्रीमियम जो है सिंगल प्रीमियम या एग्रीगेट प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ऊपर होगा, उस केस में टैक्सेबिलिटी करनी है, अदरवाइज हमें टैक्सेबिलिटी नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात सुन में आ रही है? चलो, तो ये हमारा क्लोज नंबर सी निकल कर रहा है कैपिटल सेट का। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है, ट्रांसफर। अब चेक करो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा जी। तो ट्रांसफर की बात करूंगा तो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, ट्रांसफर में आएगा सेल, एक्सचेंज, और बोलो और बोलो, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रिलिंकिशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, फिर कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन, फिर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट करती है वो अलॉटमेंट भी ट्रांसफर है, और जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन ये भी ट्रांसफर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके ट्रांसफर में कवर हो जाते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में किसी काम की नहीं है, बट आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रांसफर में क्या क्या आएगा जी। क्या बात समझ आ रही है? तो कैपिटल एसेट किसे कहते हैं वो देख लिया, ट्रांसफर किसे कहते हैं वो देख लिया, और आपका अब जाके 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी होनी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड क्या हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि पहली बात तो भाई साहब इनकम है, दूसरी कंडीशन इनकम ट्रांसफर से है, तीसरी कंडीशन ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है। अब अगर इनकम है, इनकम ट्रांसफर से है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। किस ईयर में लगेगा, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। बट मुद्दा आ रहा है कैपिटल गेन निकालना कैसे है, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट ने कहा 2 केस होते हैं, या तो कैपिटल एसेट तेरी शॉर्ट टर्म होगी या वो लॉन्ग टर्म होगी। तो सबसे पहले तू ये चेक कर, हाँ सेल, एक्सचेंज, बार्टर, वो सब कुछ ट्रांसफर इंक्लूड्स है ना, ट्रांसफर की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं इंक्लूसिव है, तो बार्टर भी यहाँ पे कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब आगे आओ। अब कैपिटल गेन में पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, याद करो सेक्शन नंबर 242 कैपिटल ए। अब 242 कैपिटल ए में क्या था, होल्डिंग पीरियड। याद है कुछ होल्डिंग पीरियड क्या था जी, होल्डिंग पीरियड क्या था, नॉर्मल केस में 36 महीने चेक करते हैं, अगर 36 मंथ तक है तो शॉर्ट टर्म है, अगर 36 मंथ से ऊपर है तो वैसे लॉन्ग टर्म है। बट 6 केस छोड़कर, 6 केस में आपको याद करो 6 केस में क्या क्या था, 4 केस हमने अलग कर दिए थे, 2 केस हमने अलग कर दिए थे। 4 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, पहला केस याद करो लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तीसरा फिर निकल के आ रहा है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बाद निकल के आ रहा है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, और एक पॉइंट और निकल के आता है लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, हाँ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, लिस्टेड सिक्योरिटीज हो गया। इस केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हमेशा हम चेक करेंगे 12 महीने। फिर लैंड और बिल्डिंग वाले केस में और अनलिस्टेड डिवेंचर्स वाले केस में, हाँ जी अनलिस्टेड डिवेंचर या अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके 24 महीने हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये ध्यान रखो। और इन 6 को छोड़कर हर केस में तुम्हें 36 महीने चेक करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। बात मेरी समझ में आ रही है? पहला लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इन 4 केस में 12 महीने, लैंड बिल्डिंग वाले केस में, अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में 24 महीने, बाकी सब केस में गवर्नमेंट कह रही है कि वहां पर हम 36 महीने चेक करेंगे, इस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। अब ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम पीरियड इतना है तो वो एसेट मेरी शॉर्ट टर्म है,
अगर टाइम पीरियड इससे ज्यादा है तो वो एसेट मेरी क्या है, लॉन्ग टर्म है। बट एक बात मेरे को बताना, ये होल्डिंग पीरियड जो है हम कहां से लेके कहां तक देखते हैं जी? मेरे को तो लग रहा है भाई साहब इनकम टैक्स में सबको ही आता है। कोई बच्चा आता है जीएसटी कब से स्टार्ट करोगे, कोई बच्चा आता है जीएसटी कब से स्टार्ट करोगे, कोई आता है जीएसटी कब से स्टार्ट करोगे। मेरे को लग रहा है जीएस इनकम टैक्स तो टिप्स पर है इस बार लोगों की। और मेरे को तो कई बार बीच में फील होता है भाई कल से जीएसटी स्टार्ट करा दूं। मेरे को तो बड़ा जीएसटी में ज़्यादा मजा आता है। बट मेरे को ये लगता था कि इनकम टैक्स में ज़्यादा दिक्कत होगी। और मेरे को लग रहा है भाई इनकम टैक्स में दिक्कत कम है, जीएसटी में दिक्कत ज़्यादा है। हर 2 मिनट बाद एक बच्चा बच्चा कहता है जीएसटी कब स्टार्ट करोगे। और जीएसटी के अंदर भी इतने ही लोग आएंगे, उसके अंदर भी कोई तीर नहीं टूट जाएगा बिल्कुल। हाँ जी। अब एक बात मेरे को बताओ, होल्डिंग पीरियड जो है, अभी हमें टाइम कब से स्टार्ट करना है? जीएसटी स्टार्ट करेंगे 15 मार्च। तो अब ये होल्डिंग पीरियड हम कहाँ से लेके चलेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके, याद करो, डेट ऑफ एक्विजिशन लेके जिस दिन तुम ट्रांसफर करोगे उससे एक दिन पहले तक। मतलब होल्डिंग पीरियड जो हम चेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, जिस दिन तुमने एक्वायर किया, जिस दिन तुमने एक्वायर किया सॉरी, जिस दिन तुमने एक्वायर किया और जिस दिन ट्रांसफर किया उससे एक दिन पहले तक हमें चेक करना है कि हमने कितना होल्ड किया। अब अगर वो या तो शॉर्ट टर्म आएगा या वो लॉन्ग टर्म आएगा। अब सुनो जी क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो शॉर्ट टर्म आएगा, हाँ नहीं, अगर वो शॉर्ट टर्म आएगा तो कैपिटल गेन क्या आएगा? सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएंगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म वाले केस में क्या फर्क आएगा? सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएंगे, बस ये पर ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, यहाँ पे सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी, ये शॉर्ट टर्म गेन आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका निकल के आएगा सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी, ये लॉन्ग टर्म गेन निकल के आएगा। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से क्या डिफरेंस पड़ेगा? मतलब हम ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्ट टर्म वाले केस में एक तो रेट आपके अलग होते हैं, या तो 111 वाला है तो फिर लगेगा 15%। अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट लगेगा। और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म वाले केस में या तो 112A वाला है तो 112A में 10% लगेगा 1 लाख के बाद, और अगर 112 वाला है तो 20% लगेगा। दूसरा 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 फर्क क्या निकल के आ रहा है कि लॉन्ग टर्म वाले केस में हमें इंडेक्सेशन करनी होती है। ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन करनी होती है और शॉर्ट टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन नहीं करनी होती। सर पहले ईओटी आएगा, कुछ भी कर लो, फर्क क्या पड़ेगा उसे? ईओटी पहले माइनस करके नेट सेल प्राइस निकाल लो, फिर कोआ कोई माइनस कर लो। ईओटी बाद में माइनस कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 48 की बात करूंगा, उसने ईओटी बाद में की है। ठीक है ना। अगर तुम्हें ईओटी पहले करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे नेट सेल प्राइस निकल के आ जाएगा। नेट सेल प्राइस में से कोआ कोई हटा लेना, आपकी इनकम निकल के आएगी। बात तो एक ही है जी। फिर भी बता नहीं, फिर भी सर फिर भी नहीं बता रहा, कब से करोगे स्टार्ट? अरे बोल तो दिया नालायक, 15 मार्च से। बताओ भाई, नालायक बच्चे हैं बिल्कुल ही। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म वाले केस में सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी शॉर्ट टर्म गेन आएगा, और यहाँ पे सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म आएगा। फर्क क्या आएगा? दोनों के रेट अलग अलग हैं, और लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन करनी होती है और शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं करनी होती। अब बस पहला चेंज यहाँ पे निकल के आएगा कि जो आपका 23-24 है, जैसे 22-23 तक तो रेट था 331, अब बस 23-24 में आपका रेट है 348। ये बात ध्यान देना, ये आपका इंडेक्स रेट चेंज हो गया, 348 हो गया। मतलब अगर मान लो आपने 23-24 में ट्रांसफर की है तो मल्टीप्लाई जो करोगे वो 348 से करोगे। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा मे बी उन्होंने 331 पढ़ा होगा, पहले 331 था, बट अब अगर एग्जाम में तो पहले अब 348 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ट्रांसफर आप कर रहे हो 23-24 के अंदर तो रेट हमारा क्या निकल के आएगा? 348 निकल के आएगा। ईओटी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ईओटी मतलब क्या निकल के आ रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ छोटा सा। अब एक पॉइंट क्या बता रहा हूँ आपको ना, इंडेक्स रेट जो दिए हुए हैं वो 2001 और 2002 से दिए हुए हैं। इसके बाद के तुम्हें सारे इंडेक्स रेट दिए हुए हैं, इससे पहले के ना हमें इंडेक्स रेट दिए नहीं हुए। बट अभी बात कर रहा हूं मैं बाद की, पहले के भी बात नहीं कर रहा। अभी मैं पहले की बात नहीं कर रहा, बात की बात कर रहा हूं। इंडेक्सेशन करते कैसे हैं?
करते ये हैं, जिस ईयर में भी तुम कोई एसेट परचेस करोगे तो यहाँ पे कोवा डिवाइड कर दोगे जिस भी ईयर में तुमने परचेस किया उसका इंडेक्स रेट तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, मल्टीप्लाई जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा उस ईयर के इंडेक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, कोवा जिस ईयर में परचेस किया उसका इंडेक्स रेट, जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स रेट, इससे आपकी आई कोवा निकल के आ जाएगी, ये बात है। और सेम भी आई कोई निकल के आनी है। ठीक है जी। और सेम हमारी आई कोई निकल कर आएगी। आई कोई वाले केस में क्या करेंगे, जिस ईयर में आपने खर्चा किया होगा उससे डिवाइड करेंगे और जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया होगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी आई कोवा निकल कर आएगी, ये आपकी आई कोई निकल कर आएगी। मेन मुद्दा ये निकल के आता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 141 से पहले परचेस किया उस केस में क्या होगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने 141 से पहले परचेस की है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट करना है, मेन है वो। क्योंकि 141 के बाद तो ना इंडेक्स रेट तुम्हें दिए हुए हैं, 141 के बाद तो कोई क्लेश ही नहीं है, उसमें तो इंडेक्स रेट तुम्हें दिए हुए हैं, इंडेक्स रेट क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई करना, दिक्कत नहीं है। बट अगर 141 से पहले क्या है उसको मैं डिस्कस करवा रहा हूं, आज का लास्ट पॉइंट है, ये ध्यान सुना। 141 से पहले अगर आपने 141 से पहले कोई भी इंप्रूवमेंट की है, पहली बात सुनो, अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट की है 141 से पहले, उसको हम कर देंगे इग्नोर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने की है बिफोर 141, क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है। अगर आपने कोई परचेज किया 141 से पहले तो दो केस हैं, परचेज वाले केस में दो केस हैं। आपने क्या परचेज की है, या तो आपने लैंड बिल्डिंग परचेज की होगी या अदर कैपिटल एसेट परचेज की होगी। अगर आपने अदर कैपिटल एसेट परचेज की है तो उस केस में अगर 141 से पहले है तो क्या करेंगे, जितना तुम्हारा परचेज प्राइस है और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू इनमें से हायर, ये तुम्हारी कोआ बन जाएगी। डिवाइड करोगे 100 से, वन जो आपका 12 का इंडेक्स रेट है ना उससे ही डिवाइड करोगे, डिवाइड तो उससे ही करना है, उससे पहले का तो रेट ही नहीं है ना। डिवाइड करोगे 100 से, मल्टीप्लाई करोगे, ट्रांसफर से मेन आ रहा है कोआ क्या लेंगे, तो परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। बट अगर लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारी कोआ लेंगे परचेज प्राइस और 141 की जो आपकी एफएमवी है या 141 की जो एसडीवी है, इनमें से पहले लेंगे लेस, जो कम आ रहा है, फिर जो कम आ रहा है कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस से विच एवरेज हायर, ये हम तुम्हारी कॉस्ट लेके चलेंगे। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने कोई अदर कैपिटल एसेट परचेज किया 141 से पहले तो परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट लेंगे, उसको तुम इंडेक्स कर लोगे। अगर लैंड बिल्डिंग की बात हो रही है तो लैंड बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर 141 से पहले तो परचेज प्राइस, 141 की एफएमवी, 141 की एसडीवी, इनमें से लेस, जो लेस है कंपेयर करो परचेज प्राइस विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी यहां पर कॉस्ट निकल के आ जाएगी, इसके बेस पे तुम इंडेक्स करोगे, बस ये पर ध्यान दो। यहां कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पक्का पक्का। और ये सारी की सारी बातें कब लेनी है, अगर ये सारी की सारी बातें लेनी है अदर कैपिटल एसेट वाले केस में, मतलब कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाले केस में कॉस्ट अलग लेते हैं, इनटेंजिबल वाले केस में कॉस्ट अलग लेते हैं, उन दोनों को छोड़कर जो अदर कैपिटल है एसेट है उसमें कॉस्ट ले लेते हैं। फिर अदर कैपिटल एसेट के भी दो केस हैं, लैंड बिल्डिंग वाले केस में अलग लेनी होती है, अदर्स वाले केस में अलग लेनी होती है। आपके एग्जाम में चांसेस है लैंड बिल्डिंग वाला क्वेश्चन बनने की, तो 141 की एफएमवी देना, 141 की एसडीवी देखना, उनमें से लेस ले लेना, जो लेस आएगा परचेज प्राइस से कंपेयर कर लेना, इनमें से हायर वाली तुम्हारी कोआ बन जाएगी। अगर 141 से पहले और 141 के बाद है फिर तो कलेशी खत्म है, जो परचेज प्राइस होती है वही मेरी कॉस्ट बनती है, एफएमवी और एसडीवी उस केस में किसी काम की नहीं होती। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, यहां पर एसडीवी जो हम ले रहे हैं 141 की, ये परचेज प्राइस के लिए ले रहे हैं, गलती से ये मत कह देना एसडीवी सेल प्राइस बनता है, वो 50C है, वो तुम्हें बताता है सेल प्राइस क्या होगा, यहां डिस्कस कर रहे हैं परचेज प्राइस क्या होगा। ठीक है ना, तो गलती से कंफ्यूजन मत, वो एसडीवी को 110% वाला मत कर देना कि 110% से ऊपर है या नहीं है, वो 50C में है, वो सेल प्राइस में है। कोआ वाले केस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, कोआ वाले केस में ऐसा कोई भी लो नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आ रही हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं, पक्का पक्का जी। चलो
तो ये पॉइंट आज हमें डिस्कस करने हैं बस। बाकी अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये 45(5), 45(2), 50(c), 51 और 50(b) इसकी बातें करूंगा, ठीक है। होपफुली 3 लेक्चर हमारे कैपिटल के लिए, 3 या 4 लेक्चर हमारे, आज 7 है ना, 8, 9, 10, हाँ 3 लेक्चर हम कैपिटल गेन के ऊपर लगाएंगे, देन 3-4 हम लगाएंगे पीजीपी के मेन मेन सेक्शंस पे, और फिर 1 क्लास या 2 क्लास हम पूरी डिवोट कर देंगे क्वेश्चंस पे ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना आ जाएंगे जी अपना उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो टीडीएस हम डिस्कस कर लेंगे पीजीपी के साथ, टीडीएस को हम डिस्कस कर लेंगे बीजीपी के साथ, ठीक है जी। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। यस 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 यस।